चलो 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 चलो, अगले कॉन्सेप्ट पे। एक सेक्शन है, ए भाई इधर देखो, सब लोगों बाबू। बेटा मैंने बोला था 6 लड़के बाहर जाएंगे, उसमें लड़कियां भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा होगा कि सिर्फ लड़कों को ही बाहर भेजेंगे, ऐसा नहीं है करके, ठीक है। हाँ, तो तो तुम साथ में जाओगे, मतलब बंदा मौके की तलाश में है। चलिए, पेयर कौन होना चाहिए, पे ही कौन होना चाहिए, रेट क्या है, और कंडीशन क्या है। चलो इधर देखो, सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो। हाँ, सब लोग इधर देखो, इधर देखो। नेक्स्ट सेक्शन है 194 एन, बोलो एन। एन को, ये सेक्शन में टीडीएस कटता है अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हो। क्या करते हो? कैश विड्रॉ करते हो बैंक से, तो ये सेक्शन में टीडीएस कटता है। एन को आप याद रख सकते हो या तो नोट से, या हिंदी में नोट को बोलते हैं नकद, कैश को क्या बोलते हैं? नकद। तो आप नकद से याद रख सकते हो, नगद या नकद जो भी है, तो आप नकद से याद रख सकते हो या नोट से याद रख सकते हो। तो 194 एन इज बेसिकली बैंक से आपने क्या निकाला? नोट। क्या निकाला? नोट। क्या निकाला? नोट। चलो इधर देखो, सब लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। इधर देखो, ये सेक्शन में टीडीएस कटता है, पेयर होना चाहिए या तो कोई भी बैंक, या कोऑपरेटिव बैंक, या कोई पोस्ट ऑफिस। इधर देख लो बेटा बोर्ड पे, ये अगर पेयर है, और पेई में यहां पे एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है वो पेई है। यहां पे गाइस क्या होता है ना, जैसे आप बोलोगे सर हम भी तो बैंक से पैसे निकालते हैं, एटीएम से, हमारा तो आज तक टीडीएस नहीं कटा। तो तुम्हारा टीडीएस इसलिए नहीं कटा क्योंकि इस सेक्शन में टीडीएस कटता है अगर आप पूरे साल में मिला के कैश निकालते हो 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालते हो, तो उसमें 2% की रेट से टीडीएस कटता है। कौन सी रेट से? 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। अगर आपने पूरे साल का मिला के बैंक से कितना पैसा निकालना है, 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकाला, तो आपका 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। और एक बात समझना, यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या अभी तक जितनी हमने सेक्शन पढ़ी थी ना, उसमें कैसा था कि अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो पूरे पे टीडीएस काटना है। जैसे मान लो लिमिट है 240 की, तो वो क्रॉस हो गई, 3 लाख हो गया, तो पूरे 3 पे टीडीएस कटेगा। जैसे अभी एक लिमिट हमने देखी थी 194 एम में, लिमिट थी 50 लाख की, 50 लाख क्रॉस हो गया तो पूरे पे टीडीएस कटेगा। 51 है तो पूरे पे टीडीएस कटेगा। हाँ भाई, जैसे प्रोफेशनल फीस में 30 का लिमिट है, अगर मान लो 50,000 हो गया तो पूरे पे टीडीएस कटेगा। एक बात बताऊं, ये सेक्शन ऐसी है जिसमें 1 करोड़ के ऊपर वाले पे टीडीएस कटेगा। मतलब ये पहली सेक्शन में आपको ऐसी पढ़ा रहा हूं जिसमें अगर लिमिट क्रॉस हो गया तो लिमिट के ऊपर वाले पे टीडीएस कटेगा। किस पे कटेगा? लिमिट के ऊपर वाले, 1 करोड़ के ऊपर वाले कैश विड्रॉ पे टीडीएस कटेगा 2%। बोलो कौन सी रेट से कटेगा? 2%। कौन सी रेट से कटेगा? 2%। अब इधर देखो, सब लोग इधर देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हुआ क्या, एक बैंक है जिसका नाम है कोटक, कोटक बैंक लिमिटेड। तुमको देना बैंक चाहिए तो देना ले लो करके, ठीक है, इनको चाहिए ही देना बैंक, तो अब तुम देना बैंक का एग्जांपल ले लेना। अब एक बात समझना, कोटक बैंक से हमारी कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, हम वहां से कुछ कैश विड्रॉ करते हैं। देखिए कैसे टीडीएस कटेगा, आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले 19 अप्रैल 2023 को हमने 40 लाख रुपए का कैश विड्रॉ किया। बोलो टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? नो टीडीएस। उसके बाद 15
सितंबर 2023 को 50 लाख का और कैश विड्रॉ किया, क्या टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? नो टीडीएस, टीडीएस नहीं आएगा। उसके बाद में हमने 20 अक्टूबर 2023 को हमने मान लो 17 लाख का कैश विड्रॉ और किया, टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कितने वाले अमाउंट पे आएगा? तो इसमें मैं बोलूं 17 लाख में से आपके 10 लाख पे टीडीएस तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे 1 करोड़ का लिमिट हो रहा है, तो नो टीडीएस। हाँ, बट 7 लाख रुपए जो एक्सेस वाला रहेगा उस पे टीडीएस आएगा 2% की रेट से। कितना आया? 14,000 का टीडीएस आएगा। बैंक इतना टीडीएस काटेगी। उसके बाद मान लो 14 फेब 2024 को हमने इस साल में वापस 25 लाख का कैश विड्रॉ किया, टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो पूरे 25 लाख पे 2% की रेट से कितना होता है? 50,000। तो 50,000 रुपए टीडीएस है, वो बैंक काटेगी और काटेगा और उसके बाद गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब एक बात बताओ, सब लोग इधर देखो। ओ बुक में नहीं, बुक में मोबाइल में कहीं नहीं देखना है करके, ठीक है? तुम बेटा बार बार मोबाइल में देखे जा रहे हो, पता नहीं क्यों देख रहे हो मोबाइल में। इधर देखो, अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? अगर 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ है तो उस पर टीडीएस काटना कौन सी रेट से? 2%। कौन सी रेट से? 2%। बट एक बात समझना, अगर कोई ऐसा अकाउंट होल्डर है, इधर देखो मेरी, अब समझना, अगर कोई ऐसा अकाउंट होल्डर है जिसने लास्ट के 3 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, मींस ऐसा बेशरम आदमी है जिसने लास्ट के 3 साल के, तीनों साल के इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, वो किए ही नहीं है। एंड वो तीनों सालों की जो ड्यू डेट होती है ना, वो ड्यू डेट आती है अंडर सेक्शन 139(1), वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है। क्या हो गई है? एक्सपायर। मतलब तीनों सालों के आपने इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किए हैं और आपकी वो ड्यू डेट है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गई। क्या हो गई है? एक्सपायर। तो बैंक क्या करेगा पता है? आपका टीडीएस कैसे काटेगा? बैंक आपके कैश विड्रॉल में 20 लाख रुपीस तक के कैश विड्रॉल पे कोई टीडीएस नहीं काटेगा। जितना कैश विड्रॉ आपका 20 लाख से ज्यादा होगा ना, और आपका 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉ होगा, उस पे बैंक टीडीएस काटेगा 2%, 2% की रेट से। और 1 करोड़ से ज्यादा वाला कैश विड्रॉ है ना, उस पे टीडीएस कटेगा 5% की रेट से। देखो, पहले तो हमने क्या पढ़ाया कि जैसे बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, हम तो हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हम तो ईमानदार लोग हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो हमारे केस में क्या होगा कि 1 करोड़ के ऊपर वाले अमाउंट पे 2% टीडीएस कटेगा। कितना? 1 करोड़ के ऊपर वाले अमाउंट पे 2%। लेकिन अगर कोई ऐसा अकाउंट होल्डर है एकदम बेशरम करके, ठीक है, बेशरम, जिसने लास्ट के 3 साल के रिटर्न ही फाइल नहीं किए, इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं है, और उसने उसके ड्यू डेट जो रिटर्न भरने की वो भी इस साल से पहले पहले चली गई है, तो उसके केस में क्या होगा पता है? 20 लाख से ऊपर वाले पे टीडीएस कटेगा और 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक के कैश विड्रॉ पे 2% और 1 करोड़ के ऊपर वाले पे 5% की रेट से टीडीएस कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। अब एक बात बताओ, आप बोल रहे हो लास्ट के 3 साल के रिटर्न नहीं भरे, लास्ट के 3 साल के रिटर्न नहीं भरे, कौन से लास्ट के 3 साल? तो देखो, एक बात बताओ, तुम्हारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? अपना प्रीवियस ईयर 23-24 है। हां भाई, अब इसका पिछला प्रीवियस ईयर कौन सा था? 22-23। बट मुझे एक बात बताओ, 22-23 प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट कब आती होगी? 31 जुलाई 2022 आएगी या 23 आएगी? 31 जुलाई 2023 आएगी ना। तो मैं बोलूं, इस साल के स्टार्टिंग में ये वाली डेट आना तो अभी बाकी है भाई, ये वाली डेट आना तो अभी बाकी है ना, क्योंकि ये वाली, इधर देखो भाई, प्रीवियस ईयर 23-24 हमारा स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2023 को हो रहा है।
तो इससे पहले पहले मैं बोलूं ये वाली डेट आना तो अभी तक बाकी है, तो इस साल का रिटर्न तो आप आगे जाके भर सकते हो। तो आपकी डेट एक्सपायर कौन कौन से ईयर की हो गई? प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 2021 एंड प्रीवियस ईयर 19-20। ये 3 साल के अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और इनकी ड्यू डेट ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है, क्योंकि भाई इस ईयर की ड्यू डेट तो आना अभी बाकी है ना, वो तो इस साल में आएगी, तो इस ईयर को नहीं लेना। इसके पिछले 3 साल के रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किए, बोलो फाइल नहीं किए, तो आपका टीडीएस कटेगा अप टू 20 लाख तक कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ के ऊपर वाले पे 5%। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, इधर देखिए, एक बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसी। तेरे को बार बार क्या देना में क्या मजा आ रहा है क्या? हाँ, आईसीआईसीआई बैंक करके, ठीक है। एक, हाँ, अब एक बात हाल लो, तुम्हारा नाम क्या? इसका नाम बोलो तो। कार्तिक ना। तो एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक। ये बेचारा बार बार बोल रहा है देना बैंक लिमिटेड, एक बैंक है। अब एक बात समझना, अभी अब एक बंदा है जिसका नाम है कार्तिक, एक बंदा है जिसका नाम है कार्तिक, और ये जो कार्तिक है ना, ये कार्तिक नॉन फाइलर है। बोलो नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर मतलब इसने जो है रिटर्न ही फाइल नहीं किए, पिछले 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। पिछले 3 साल में कौन सा वाला साल लोगे? एग्जैक्ट पिछला वाला नहीं, उसके पिछले 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए। अब इसने कैश विड्रॉ किया, तो देखो कैसे इसका टीडीएस कटेगा। तो देना बैंक ने सबसे पहले कार्तिक को जो कैश विड्रॉ किया, कार्तिक ने सबसे पहले फॉर एन एग्जांपल, इसने 15 अप्रैल 2023 को इसने कैश विड्रॉ किया 15 लाख का। क्या कोई टीडीएस कटेगा या नहीं? नो टीडीएस। हाँ भाई, अगर उसने वापस 19 अप्रैल 2023 को 7 लाख का कैश विड्रॉ किया, टीडीएस कटेगा या नहीं? कटेगा। कितने पे कटेगा? इसमें से मैं बोलूं आपके 5 लाख पे तो नहीं कटेगा, बोलो 5 लाख पे नो टीडीएस, और उसके बाद वाला 5 लाख के बाद 2 लाख जो रहेगा उस पे टीडीएस कौन सी रेट से? 2%। कितना आता है? 4000 टीडीएस आएगा। उसके बाद मान लो 15 मई 2023 को कार्तिक ने और पैसा निकाला, 60 लाख रुपए कैश विड्रॉ किया, टीडीएस आएगा। तो 60 लाख पे सीधा 2%, तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 का टीडीएस आएगा। 1,20,000 का टीडीएस आएगा। हाँ, उसके बाद उसने 19 जून 2023 को मान लो 20 लाख रुपए का और कैश विड्रॉ किया, टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? 20 लाख, तो कितना हुआ टोटल? देखो 60 और 80, 80 और 15 95, तो 1 करोड़ 2 लाख हुआ। तो मैं बोलूं इसमें से आपका 18 लाख पे तो 2% आएगा। 18 लाख पे कितना आएगा? 2%, कितना? 36,000। एंड बाकी वाला जो 2 लाख रहेगा उस पे कितना परसेंट आएगा? 5%। कितना आएगा? 5%, दैट इज कॉल्ड 10,000। कितना आएगा? 10,000। उसके बाद मान लो 15 जुलाई 2023 को वापस कैश विड्रॉ किया 15 लाख का, कितना टीडीएस आ जाएगा? 5%। कितना आ जाएगा? 75,000। उतना टीडीएस आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी कैश विड्रॉ करती है, कौन सी? तो जो 1 करोड़ का लिमिट है ना, उसकी जगह उसके केस में लिमिट 3 करोड़ का होगा। कितना होगा? 3 करोड़। 3 करोड़ का मतलब क्या हुआ फिर? कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने देखो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया तो 2%, और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपना रिटर्न ही नहीं भरा, तो क्या होगा? 20 लाख से ऊपर लेकिन 3 करोड़ तक कितना? 2%, और 3 करोड़ के ऊपर कितना? 5%। मतलब जहां 1 करोड़ की लिमिट है उसकी जगह 3 करोड़ की लिमिट हो जाएगी। किसके केस में? कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। अब एक बात समझो, हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी तो कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट रखती होगी। बोलो रखती होगी। तो अगर क्या वो कैश विड्रॉ करती है तो क्या उनका भी टीडीएस कटेगा? क्या ना है।
अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा। वो दुनिया का काट सकती है टीडीएस, उनका कोई नहीं काट सकता, ठीक है। दूसरी चीज, एक बात बताओ, एक बैंक जो है या कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, ये भी तो दूसरी बैंक में अकाउंट रखते होंगे। आपने देखा होगा, जैसे मान लो एक छोटी सी बैंक है देना बैंक, अब देना बैंक ने बैंक अकाउंट रखा हुआ है एसबीआई में, तो एसबीआई से जब कैश विड्रॉ करेंगे तो क्या इनका टीडीएस कटेगा क्या? आंसर इज नो, इनका टीडीएस नहीं कटेगा। तो देखो, एक बैंक ने कैश विड्रॉ किया, कोऑपरेटिव बैंक ने किया, पोस्ट ऑफिस ने किया, या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसको बोलते हैं पता है? आजकल जैसे आईसीआईसीआई बैंक के पता है घर घर बैंकिंग का सर्विस है। छोटे छोटे गांवों में जो बैंक नहीं होती, तो इनके लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, वो आपको घर घर जाके बैंक का सर्विस देते हैं। दैट इज कॉल्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो इनका टीडीएस, ये अगर कैश विड्रॉ करेंगे तो टीडीएस नहीं कटेगा। एक बात समझना, एक होते हैं एटीएम ऑपरेटर। आपको पता है एटीएम ऑपरेटर कौन होते हैं? जो एटीएम कंपनियां होती है, एटीएम चलाती है। जैसे आपने देखा होगा वक्रांगी के एटीएम लगे हुए हैं, वक्रांगी के एटीएम दे रखे हैं। एक टाटा इजी कैश के एटीएम लगे हुए हैं। भाई तुमको बताऊं, यहां पे टाटा के एटीएम वगैरह, तुमको गूगल पे फोटो बताना पड़ता है क्या? टाटा तुमने देख रखा है सब करके, ठीक है। आपको पता है ये नहीं देखा, ये देखा हुआ है तुमने टाटा इंडी कैश करके, ठीक है, देखा हुआ है, हाँ ये देखा हुआ है। तो ये एटीएम ऑपरेटर है, ठीक है। ये कौन है? एटीएम ऑपरेटर। एज वेल एज आपने वक्रांगी के भी एटीएम देख रखे हैं, मैं आपको बताता हूं। वक्रांगी एटीएम, ये देखो, ये ऐसे वक्रांगी के एटीएम लगे होते हैं, तो ये सब आपने देख रखा है। तो ये लोग अगर कैश विड्रॉ करते हैं, ये अगर लोग कैश विड्रॉ करते हैं, तो इनका टीडीएस नहीं कटेगा। तो देखो, मैंने बोला कहां कहां टीडीएस नहीं कटेगा, इधर देखो। एक तो अगर हमारी गवर्नमेंट कैश विड्रॉ करती है, टीडीएस नहीं कटेगा। बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, वो कैश विड्रॉ करते हैं, टीडीएस नहीं कटेगा। और एक जो एटीएम ऑपरेटर रहते हैं, वो टीडीएस का, वो अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। 194N में जो भी दे रखा है वो पूरा पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, नींद में मत पढ़ो, चुपचाप देख के पढ़ो। हाँ, कैलकुलेशन दिस वन। यस, 3। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया तो 20 लाख तक टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख से लेकर 3 करोड़ तक 2%, 3 करोड़ के ऊपर 5%। बैंक को कैसे पता चलेगा? इनकम टैक्स वालों ने बैंक वालों को एक लॉगिन आईडी दिया है, तुम्हारा पैन कार्ड डालते ही पता चल जाता है तुमने रिटर्न फाइल किया है या नहीं। अगर एक बात बताओ, लिमिट हर बैंक की है या सब बैंकों की मिला के? इंडिविजुअल बैंक की है। क्योंकि एक बात बताओ, मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, मेरा कोटक में है, अब कोटक वालों को थोड़ी पता चलेगा आईसीआईसीआई से मैंने कितना पैसा निकाला है। तो हर बैंक वाइज ये लिमिट देखी जाती है। नाइनटीन, हाँ, इट्स 20 लाख। व्हाइट लेवल मतलब एटीएम ऑपरेटर, उसको बोलते हैं एटीएम ऑपरेटर। हाँ, नो, हाउ 1 करोड़ 70 लाख? इट्स 1 करोड़ 2 लाख ना, 2 लाख। इट्स 15 लाख, इट्स 7 लाख, 22 लाख, इट्स 6 लाख, 60 लाख एंड इट्स 20 लाख। कैलकुलेट इट, एड इट। अरे 1 करोड़ 2 लाख आएगा ना, पागल है क्या? कैलकुलेशन नहीं आता। दोनों, एक बैंक से करंट सेविंग सबका मिला के।
अरे भाई, तो करंट और सेविंग दोनों मिला के लिमिट हुआ ना ये। एक बैंक से, जैसे मान लो एक बैंक में मेरे 3 अकाउंट है, तो तीनों को मर्ज करके देखा जाएगा। बट मान लो अलग अलग बैंक में मेरे अकाउंट है, तो कैसे पता चलेगा मैंने किस बैंक से कितना निकाला है? देखो, आपको प्रीवियस ईयर में सिर्फ यह ध्यान रखना है कि आपको पिछले 3 प्रीवियस ईयर का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, और 3 प्रीवियस ईयर कौन से लेने हैं? एग्जैक्टली पीछे वाले को छोड़ दो, आप एग्जैक्टली पीछे वाले को छोड़ दो, उसके पीछे के 3 प्रीवियस ईयर देखने हैं आपको। क्योंकि आपको एक बात बताओ, जो आपका लास्ट वाला ईयर है प्रीवियस ईयर 22-23, उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आना तो बाकी है ना इस साल में। तो इस साल में, इस साल की रिटर्न फाइलिंग, प्रीवियस ईयर 22-23 की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई 2023 आएगी। और जब 31 जुलाई 2023 आएगी तो ये डेट आना तो अभी बाकी है ना। तो ये डेट आना अभी बाकी है, तो भैया आपको ये वाला प्रीवियस ईयर नहीं देखना, उसके पीछे के 3 प्रीवियस ईयर आपको देखने हैं। चलिए, व्हाइट लेबल का मतलब होता है एटीएम ऑपरेटर। सिर्फ आप इतना याद रखिए, एटीएम, नॉर्मल एटीएम। हाँ, क्या? हाँ, कुछ नहीं। चलो, एक सेक्शन होती है 194P, बोलो 194B, 194P। ध्यान देना, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इससे। वन 194P, ये सेक्शन क्या बोलती है ढंग से समझना। बस अभी 2 सेक्शन और है, बस उसका खत्म। एक सेक्शन होती है 194P, बोलो 194P। ये सेक्शन क्या बोलती है? आप खड़े हो जाइए। आप लोगों को थोड़े भी तो मैनर्स तो बिल्कुल ही नहीं है करके, ठीक है। एक बात तो मैं मतलब बता सकता हूं कि जब मैं बंदा बोल रहा है, जब पढ़ा रहा है, वो बार बार वही चीज बोल रहा है, आप चिल्लाए जा रहे हो, आप बात कर रहे हो आपस में करके, ठीक है। थोड़े बहुत भी लखन नहीं है क्या? चलिए, यहां पे 194P करके एक सेक्शन है। ये सेक्शन बोलती है कि जैसे मान लो ये एक बंदा है, एक बंदा है, ये इनके हाथ में लाठी है करके, ठीक है। ये इनका हाथ में क्या है? लाठी है। हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है करके, ठीक है। ये एक बंदा है जिनके हाथ में लाठी है। क्या है? लाठी। ये जो बंदा है ये रेजिडेंट है। क्या है? रेजिडेंट। और इनकी एज हो गई है 75 ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर। कितनी एज हो गई है? 75 ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर। तो ये एक बंदा है, इनका नाम ले लेते हैं दादाजी। क्या नाम रखते हैं? दादाजी। इनका नाम है दादाजी, दादाजी या बापूजी कोई भी रख लो, ठीक है। इनका नाम है दादाजी, 75 ईयर्स या उससे ज्यादा की एज हो चुकी है, और बेचारे रिटायर्ड है। क्या है? रिटायर्ड है। ये बेचारे रिटायर्ड है, इन्होंने जिंदगी जी ली है, रिटायर्ड है। अब एक बात समझना, इनके इनकम के नाम पे 2 चीजें हैं। एक तो इनको इनकम के नाम पे पेंशन आती है। क्या आती है? पेंशन। पहले कहीं बेचारे जॉब करते होंगे, मेहनत की होगी, मजदूरी की होगी, तो उसकी क्या आती है? पेंशन। और दूसरा, उनको बैंक से इंटरेस्ट आता है। क्या आता है? बैंक से इंटरेस्ट।
भाई बैंक में उनका अकाउंट रहेगा, तो बैंक में उनका या तो एफडी रहेगा या फिर सेविंग बैंक अकाउंट रहेगा, तो बैंक से क्या आता है? इंटरेस्ट। और मैं बताऊं, उनका एक ही बैंक अकाउंट है और उसी बैंक अकाउंट में पेंशन आती है और उसी बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आता है। क्या होता है? उसी बैंक अकाउंट में पेंशन आती है और उसी बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आता है, मतलब एक ही बैंक अकाउंट है दादाजी का। दादाजी है जिनकी एज कितनी है? 75 ईयर्स और मोर। इन प्रीवियस ईयर 75 साल के हो गए, तो भी एकदम फिट एंड फाइन लग रहे हैं करके, ठीक है। हाथ में लट लिए तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए, परेशान ना करे इसके लिए। अब एक बात समझना, 75 ईयर्स और मोर, इनकी सिर्फ इनकम दो ही तरीके की है, एक तो पेंशन है और एक बैंक से क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब एफडी या सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, और इनकी कोई इनकम नहीं है, कोई इनकम नहीं है। ये बेचारे लट लेके और जाते हैं बैंक। क्या कहा जाते हैं? लट लेके बैंक जाते हैं। बैंक जाते हैं और बैंक में जाके बोलते हैं बैंक मैनेजर को, बैंक मैनेजर को बोलते हैं कि बेटा बैंक मैनेजर बोलता लंच ब्रेक है, बोला रुको, तो थोड़ी देर बोलते हैं बेटा हम यहीं बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो अंकल जी दादाजी वहीं बैठा करके, ठीक है। फिर लंच ब्रेक के बाद वापस उसके पास गए, बैंक मैनेजर के पास, और बोले बेटा हमारा जो है वो सिर्फ पेंशन आता है और वो तुम्हारी बैंक में ही आता है। किस में आता है? तुम्हारी बैंक में। और तुम्हारे पास ही बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, हमारी और कोई इनकम नहीं है, हमारी और कोई इनकम नहीं है। तो बैंक मैनेजर क्या करेगा पता है? ये नॉर्मली एसबीआई में होता है, गवर्नमेंट नोटिफाइड बैंक में। बैंक मैनेजर इन दादाजी की इनकम कैलकुलेट करेगा। कैसे करेगा? क्या ओके, दादाजी का जो है वो सैलरी का इनकम पेंशन सैलरी में जाएगी, सैलरी का इनकम 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, वैसे लेने के बाद बैंक का इंटरेस्ट इतना इतना, और टोटल टैक्स निकालेगा। और टैक्स निकालने के बाद देखेगा कि ऑलरेडी पेंशन पे कितना टीडीएस कट चुका है। हो सकता है ना पेंशन पे कुछ टीडीएस कट गया हो, तो पेंशन पे कितना टीडीएस कट चुका है वो काट लेगा। बाकी वाला टीडीएस ये बैंक मैनेजर इंटरेस्ट पे काट लेगा, क्योंकि बैंक वाले उसको इंटरेस्ट देंगे दादाजी को, उस इंटरेस्ट में से टीडीएस काट लेगा। और काटने के बाद में भैया, काटने के बाद दादाजी को बोलेंगे दादाजी अब आप जाओ करके, ठीक है। और अगर मान लो अगर टीडीएस इस सेक्शन में कट गया 194P में, तो फिर दादाजी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। दादाजी को इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरना, दादाजी को कुछ नहीं करना। दादाजी के बिहाफ पे ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न किसने भर दिया? बैंक ने भर दिया। किसने भर दिया? बैंक ने। तो देखो यहां पे क्या होता है, ये सेक्शन सिर्फ उन पे लगती है जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है, रेजिडेंट है, और उनकी दो ही इनकम है। कौन कौन सी इनकम है? पेंशन और बैंक इंटरेस्ट। और उसी बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है जिस बैंक में उनकी पेंशन आ रही है। वो जाएंगे बैंक मैनेजर के पास, बोलेंगे बेटा मेरी पेंशन है, बैंक इंटरेस्ट है, तुम देख लो, ठीक है। तो वो क्या करेगा? पेंशन की इनकम लेगा, उसमें बैंक इंटरेस्ट ऐड करेगा, टोटल बताएगा टैक्स वैक्स कितना आता है, अगर रिबेट विबेट मिलता है वो सब लेगा। और वो दादाजी से पूछेगा दादाजी कुछ डिडक्शन विडक्शन है क्या तुम्हारा, एटीसी का, एटीडी का वगैरह, तुमको 115 बीएससी लेना है नहीं लेना, वो सब बैंक मैनेजर को बताना पड़ेगा। और बैंक मैनेजर को ये एक फॉर्म फाइल करेंगे, उसका फॉर्म नंबर होता है 12BBA करके। तो ये दादाजी एक फॉर्म लेके जाएंगे 12BBA, उसमें लिख के देंगे बेटा मेरा डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 BAC लेना है नहीं लेना, अगर नहीं ले रहा है तो मेरा डिडक्शन का डिटेल तू देख ले। तो वो बैंक मैनेजर काम करेगा। और बैंक मैनेजर क्या करेगा? वो सब करने के बाद पेंशन की इनकम लेगा, अदर इनकम में सिर्फ इंटरेस्ट का इनकम होना चाहिए, टैक्स कैलकुलेट करेगा। अगर कुछ टीडीएस ऑलरेडी पेंशन पे कट गया है तो उसका क्रेडिट दे देगा, बचेगा उतना टीडीएस बैंक मैनेजर इंटरेस्ट में से काट के और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। और अगर मान लो इस सेक्शन में टीडीएस कट गया तो दादाजी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस और नो? चलो एक काम करो, पहले 194P जो आपकी बुक में दे रखा है वो पूरा रीड करो एक बार। दादाजी कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, मतलब सच में लग रहे हैं दादाजी। हाँ, चंपक चाचा, सिर्फ टोपी पहनाना बाकी है, थोड़ा थोड़ा इधर साइड वाले बाल। हाँ, पी के लिए पेंशनर, पी को कैसे याद रखो? पेंशनर। बेटा तुमको बहुत नींद आ रही है आज, पता है तुमको?
तो हर थोड़ी देर में मुंह खोलती हो। हाँ हाँ, नींद नहीं आ रही ना? हाँ ठीक है, चलो देखो। अरे ये छुटकी है, तू कुछ तो पढ़ ले पहले। क्वेश्चन नंबर 194 पी पढ़ो फटाफट। 194 पी एक बार पढ़ो, आपकी बुक में जो दे रखा है वो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 रीड करेंगे। ओ रुचि, हाँ पहले वो पढ़ो। पेंशन अलग बैंक में और एफडी अलग बैंक में, तो फिर ये सेक्शन नहीं लगेगी। फिर भैया आपका एफडी इंटरेस्ट पे 194 ए में टीडीएस कटेगा, आएगा इस क्वेश्चन में, वो है। हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। 11 पे आ जाइए सब लोग, 11 पे आ जाइए सब लोग। यहां सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक बोला है जिसकी एज 75 ईयर्स या मोर है। स्पेसिफाइड बैंक का मतलब होता है ऐसी कोई भी शेड्यूल बैंक जिसको आरबीआई के सेक्शन 45 में आरबीआई का एज ए एजेंट अपॉइंट किया हो। अब आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो बोल देंगे कि स्पेसिफाइड बैंक है, ठीक है। चलिए, नहीं तो एसबीआई दे देंगे तो समझ लेना स्पेसिफाइड है। मिस्टर शर्मा, अब ऐसा जरूरी नहीं कि एसबीआई स्पेसिफाइड है, ये ध्यान रखना। कोई भी जो आरबीआई की एजेंट है आपको स्पेसिफाइड लिखा हुआ रहेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। मिस्टर शर्मा इज अ रेजिडेंट इंडियन, ये बंदा रेजिडेंट इंडियन है जिसकी एज हो गई है 77 ईयर्स, बेचारा 77 ईयर्स का बापू बन गया है। गेट्स पेंशन ऑफ 52,000 पर मंथ फ्रॉम द यूपी स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में पहले जॉब करता था, हर महीने की पेंशन मिल रही है 52,000 पर मंथ। द सेम इज क्रेडिटेड इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट विद द एसबीआई लखनऊ ब्रांच, लखनऊ की ब्रांच है उसमें उसकी ये पेंशन क्रेडिट होती है। इन एडिशन ही गेट्स द इंटरेस्ट एट द रेट 8% ऑन द फिक्स डिपॉजिट ऑफ 20 लाख विद दैट बैंक। उसने 20 लाख का एक एफडी और कराया और वो 20 लाख की एफडी कराई है, उस एफडी पे 8% की रेट से इंटरेस्ट मिलता है। तो एक बात बताओ, 20 लाख की एफडी पे 8% इंटरेस्ट कितना होगा? कितना होगा? 1,60,000। आउट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ 20 लाख, जो 20 लाख की एफडी कराई है
2 लाख रिप्रेजेंट द 5 ईयर टर्म डिपॉजिट मेड बाय हिम इन द करंट ईयर। देखो 20 लाख की एफडी में से 2 लाख की एफडी ऐसी है जो 5 साल की एफडी है। एक बात बताओ, इस पे आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हो? एटीसी, एटीसी, अरे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा डालो, पीपीएफ में डालो, नाबार्ड के बॉन्ड खरीदो, नहीं तो 5 साल की एफडी करा लो। तो यहां पे आप जो है वो 1,50,000 का डिडक्शन कहां पे ले सकते हैं? एटीसी में। आगे दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट क्रेडिटेड टू हिज एसबीआई सेविंग अकाउंट। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 9,500 रुपया है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, पहले तो वो देखते हैं। फ्रॉम द अबोव फैक्ट कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 assuming that he has exercised the option of shifting out of the 115 BSc। वो 115 BSc नहीं ले रहा, तो 115 BSc नहीं ले रहा तो डिडक्शन का डिटेल मिलेगा करके। ठीक है, अब एक बात बताओ, सबसे पहले उसकी सैलरी की इनकम कितनी आ जाएगी? 52 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, 6,24,000 सही है। इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया। एफडी का इंटरेस्ट कितना है? 1,60,000 और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 9,500। तो इतना आपका जो है वो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आया 743,500। देखो डिडक्शन दो मिलेंगे, एक तो एटीसी का मिलेगा और एक बता एटीटीटीबी का मिलेगा। उसमें यह था कि सीनियर सिटीजन को अगर मान लो कोई भी सेविंग बैंक या एफडी कोई पे भी इंटरेस्ट मिलता है तो 50,000 तक एटीटीटीबी का डिडक्शन ले सकता है। तो ये बापूजी यहां पे 50,000 एटीटीटीबी ले लेंगे, 2 लाख का डिडक्शन हो गया। टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी? टोटल आपकी टोटल इनकम हो गई 443,500। इस पे आप स्लैब रेट से एक तो है ना, मैं बोलता क्या हूं ना आजकल 540। आपको पता है, मेरे पता है आजकल सपने में भी यही चलता है, मैं पढ़ा रहा हूं, पता है तुमको? सपने में भी हाँ चाहिए, क्वेश्चन हुआ, ये सेक्शन ऐसे चलता है। तुम्हारे भी ऐसा होता है रात को? हम दोनों सेम पैच पे है, ठीक है? हाँ, फॉर्मूले दिमाग में घूमते रहते हैं पूरी रात। फाइनल में ये पढ़ाना बाकी है, इसमें ये चलना, ये चलेगा, ये वो चलेगा। चलो इधर देखो, तो मैं बोलूं ये टोटल इनकम है 543,500। अब एक बात समझिए, इस पे स्लैब रेट से टैक्स निकालिए। अरे बोलो स्लैब रेट से टैक्स निकालो ना। 543,500 पे स्लैब रेट से टैक्स निकालो। अरे भाई 5,43,500 पे स्लैब रेट से टैक्स निकालो। ये बंदा सीनियर सिटीजन है, पता है? तो सीनियर सिटीजन है तो स्लैब रेट 3 लाख का लगेगा। 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 5,43,500 20%। देखो कितना आता है? 18,700। और भैया 18,700 हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा। और यहां पे 19,448 राउंडिंग ऑफ में 19,450 है। इतना टैक्स आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। अब एक बात समझना, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते देखना। हाँ अब समझना, अब ये काम का क्वेश्चन है। ये एक्चुअली होना चाहिए था दूसरा और ये होना चाहिए था तीसरा, तो इसका हो गया दूसरा और ये तीसरा। ऐसे आज अपन अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि आज इंडिया का मैच भी है, पता है आपको? हाँ, चलो इधर इंडिया न्यूजीलैंड है ना आज। श्रीलंका मुंबई में वानखेड़े में। मैं सेमीफाइनल देखने जाऊंगा वानखेड़े में। चलो फाइनल में इंडिया आया तो जाएंगे, देखेंगे, आना तो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। What would be the amount of tax deductible at source by SBI? एक बात बताओ, SBI कितना TDS काटेगी? ए भाई SBI कितना TDS काटेगी? Assuming that the same is a specified bank। ये मानो कि SBI स्पेसिफाइड बैंक है and Mr. Sharma is required to file his return of income। क्या शर्मा को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? एंड इफ टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स हैज फुल्ली डिडक्टेड करके, ठीक है? क्या अगर पूरा टीडीएस कट गया तो क्या शर्मा को रिटर्न फाइल करना है या नहीं? तो देखो पहली चीज तो शर्मा की 2 ही इनकम है, एक पेंशन और इंटरेस्ट। और अगर यहां पे एसबीआई टीडीएस 194P में काटती है, किसमें? 194P में, तो शर्मा को अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखना।
Would your answer of question 2 will be different if the fixed deposit of 20 lakh was with the Canara Bank? अगर एफडी कैनरा बैंक के साथ में है और जो आपको पेंशन मिल रही है वो एसबीआई में मिल रही है, तो फिर क्या ये सेक्शन लगेगी क्या? नहीं, फिर 194 पी नहीं लगेगी, फिर कैनरा बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगी ना, उस पे टीडीएस 194 ए में कटेगा एट द रेट 10%, एट द रेट 10%. यू गॉट माई पॉइंट? एक बार इसका पॉइंट नंबर 2 और 3 पूरा रीड करो ना. पहली चीज तो तू पेयर बोल रही है, पे ही बोल रही है, पहले वो बता मुझे. पे ही कोई भी हो, रेजिडेंट तो टीडीएस कटेगा. 50,000 से ज्यादा अगर सीनियर सिटीजन को देते हैं तो टीडीएस कटता है, और नॉर्मल को देते हैं 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट तो टीडीएस कटता है, बैंक अगर देती है तो. जतिन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे रिटर्न किस किस को भरना पड़ता है, कल से चालू करेंगे वो. हाँ, नहीं बट आप एक ही बैंक में होनी चाहिए दोनों चीजें, दोनों गुलू गुलू एक ही बैंक में होना चाहिए, पेंशन और इंटरेस्ट. अगर दोनों स्पेसिफाइड बैंक और दो अलग अलग बैंक है तो वो ये सेक्शन नहीं लगेगी 194 पी. पी तभी लगेगी जब पेंशन उसी बैंक अकाउंट में आ रही है और एफडी और इंटरेस्ट भी उसी बैंक अकाउंट में है, दोनों एक में ही होना चाहिए. क्या? नहीं, सिर्फ दो ही इनकम होनी चाहिए, अगर दो से ज्यादा इनकम है तो ये सेक्शन नहीं लगेगी फिर. हाँ भाई, गवर्नमेंट ने पेंशन पे टीडीएस नहीं काटा होगा क्योंकि 5 लाख से कम है ना, अगर काटा होगा तो वो और लेस कर देंगे और बाकी वाला बैंक काटेगी. क्या करे, 9 घंटे अगर दिन में बोलना है तो पीना ही पड़ता है. चलिए, सेकेंड पॉइंट में बेटा यही लिखा हुआ है कि अगर वो स्पेसिफाइड बैंक है तो बैंक क्या करेगी, 19,450 का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगी, तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. अब ये रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है, यहां पे जो लिखा हुआ है वो अगले टॉपिक में आएगा. भले आपको रिटर्न फाइल करना है तो भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका यहां टीडीएस कट गया है तीसरे में फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट में बेटा आपको रिटर्न फाइल भी करना पड़ेगा और फिर 194 पी में टीडीएस नहीं कटेगा, वहां पे टीडीएस 194 ए में कैनरा बैंक काटेगी एट द रेट 10%, और फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना पड़ेगा उस पेंशनर दादाजी को. टैक्स लाइबिलिटी कैसे आया, आप इस पे निकालो ना स्लैब रेट से टैक्स. अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख के ऊपर 20%. 10,000 ऐड नहीं हुआ बाबू, ये 10,000 कैसे निकाला है ना, ये निकाला है अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5% की रेट से 10,000 आता है. खजूर. क्या? सेकेंड वाले में से इंटरेस्ट में से जो डिडक्ट होगा वो 19,450 डिडक्ट होगा और इतना गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा. हाँ, नहीं मैं समझा नहीं, वापस आप बोलो. टोटल इंटरेस्ट उसका बनता है 52,000, टीडीएस कितना कट रहा है,
रिडक्शन से मतलब नहीं, आपका इंटरेस्ट यहां पे कितना है भाई, आपको इंटरेस्ट बैंक जो दे रही है वो 1,60,000 और ये 9,500 दे रही है, उसमें से वो काटेगी 19,450 लास्ट में। चलिए थर्ड पॉइंट की लास्ट लाइन ये बोलती है कि बेटा जो भी आपको, इट मे बी नोटेड दैट टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन, पेंशन पे बेटा आपको 192 में टीडीएस कटना चाहिए था, अगर वो कटा है तो उसका भी क्रेडिट मिलेगा आपको, अगर नहीं कटा है तो कोई बात नहीं, तो पेंशन पे 192 में टीडीएस कटता है क्योंकि वो सैलरी में जाता है, और बाकी बैंक इंटरेस्ट पे 194 ए में टीडीएस कटता है। चलिए उसके बाद 194 क्यों दे रखी है, इसको आज नहीं पढ़ेंगे, इसको कल पढ़ेंगे। आ जाइए 194 आर पे, 194 आर बोलो, 194 आर। आर आर बोलते हैं कि अगर आपने बेनिफिट या परक्यूजिट दिया है किसी को बिजनेस में, मींस आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस में आपने किसी को कोई बेनिफिट दिया है या किसी को परक्यूजिट दिया है, और पूरे साल का मिला के बेनिफिट या परक्यूजिट है वो आपने 20,000 से ज्यादा दिया, तो उसका टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 10%। तो आप क्या कर रहे हो, किसी को बेनिफिट दे रहे हो या परक्यूजिट दे रहे हो ड्यूरिंग द बिजनेस, आपका बिजनेस है, बिजनेस में किसी भी पर्सन को आप बेनिफिट देते हो, परक्यूजिट देते हो, और उसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा है, तो आपको बेटा टीडीएस काटना पड़ेगा 10% की रेट से। सबसे पहली चीज, इस सेक्शन में सर पेयर कौन होगा, तो इस सेक्शन में पेयर एनी पर्सन, बट मेरी वाइफ को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हाईजैकर है, तो आर आ गया ना लास्ट में, तो हाईजैकर है तो मेरी वाइफ को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पेई कौन होगा, तो सर यहां पे पेई रेजिडेंट पर्सन, बोलो रेजिडेंट पर्सन। यहां पे रेट क्या रहेगी, बोलो रेट 10% है, और अगर 20,000 से ज्यादा का किसी को बेनिफिट या परक्यूजिट दिया पूरे साल में मिला के, तो उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे ये बेनिफिट परक्यूजिट क्या, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, देखो हम लोग बिजनेस करते हैं बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, हमने क्या किया, हमारे बहुत सारे वेंडर है जो हमारी क्लासेस बेचते हैं, तो उनको हम बहुत बार गिफ्ट देते हैं, तो दिवाली पे वगैरह मान लो गिफ्ट दिया और किसी पर्सन को 20,000 से ज्यादा का गिफ्ट दिया, बेनिफिट दिया, परक्यूजिट दिया, तो उस पे हमको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 10%। अब वो परक्यूजिट जो दे रहे हैं या बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे शुभम सर बीबी वर्चुअल में पढ़ाते हैं करके, ठीक है, तो अगर मान लो उन केशवानी सर को हमने क्या किया, वहां पे कुछ मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, तो मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, अगर 20,000 से ज्यादा की वैल्यू है तो उसमें हमको उनका टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 10%। तो बड़ा सिंपल है। या फिर जैसे मान लो हमने क्या किया, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है आशीष चंचलानी करके, ठीक है, अब आशीष चंचलानी को हमने बोला कि आप हमारा प्रोडक्ट है वो कुछ मार्केट करिए, उसके लिए हमने उसको कुछ गिफ्ट दे दिया। अब हमारे बिजनेस में अगर कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं, परक्यूजिट दे रहे हैं, आप डेटर को गिफ्ट देते हो, क्रेडिटर को गिफ्ट देते हो, किसी को भी परक्यूजिट देते हो, जैसे आपको पता है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो डॉक्टर को फ्री सैंपल में दवाइयां देती है, तो कुछ भी आप अगर, हाँ पहले देती थी ना, मैंने ही बताया अभी नहीं देती है, ठीक है, और ये मेरे को ही सिखा रहे हैं अभी नहीं देती है, ठीक है, हाँ तो एक बात बताऊं करके, ठीक है, तो मैं बताऊं, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां वगैरह है वो अगर बेनिफिट देते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड आपको मैं ये बताऊं कि बेनिफिट और परक्यूजिट आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में किसी को भी कुछ देते हो और वो 20,000 पर एनम से ज्यादा का है तो उसका आपको 10% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। लास्ट टाइम तक इस सेक्शन में बहुत सारी चीजें थी जो इंटरमीडिएट में थी, इस बार इंस्टीट्यूट ने हटा दी है। लास्ट टाइम तक एक और सेक्शन हुआ करती थी 194O जो इंटरमीडिएट में थी, उसको भी इंस्टीट्यूट ने हटा दी है करके, ठीक है। तो एक 194O करके जो सेक्शन थी उसको भी हटा दी है। इस सेक्शन में भी काफी चीजें लास्ट ईयर तक थी बट इस बार इंस्टीट्यूट ने हटा दिया क्योंकि मार्क्स भी तो 10 कम किए करके, ठीक है। तो भैया 10 मार्क्स थोड़े कम किए तो कुछ चीजें हटाई है, बट तो भी लगता है कि इतनी सारी चीजें तो है करके, ठीक है। तो 194R में इतना ही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इधर देखो, इधर देखो, एक बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। अब आप बोलोगे केसवानी सर का बार बार एग्जांपल ले लेते हो, ठीक है, चलो
हमारे दूसरे प्रोफेसर का एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक आकाश कंदोई सर है, वो हमारे यहां पढ़ाते हैं FR करके, ठीक है। चलो अब एक बात समझना, वो FR पढ़ाते हैं। अब हुआ क्या, उनको हमने इस दिवाली पे मैंने सोचा अच्छा पढ़ाते हैं FR, तो मैंने सोचा एक मोबाइल दे देता हूं, ठीक है, एक आईफोन दे देता हूं। तो मैंने इनको बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने आकाश कंदोई सर को आईफोन दे दिया। क्या दे दिया? आईफोन। अब आईफोन दे दिया और आईफोन की वैल्यू है 1 लाख रुपए का। भाई साहब 1 लाख रुपए का आईफोन दे दिया। तो पहली चीज तो एक बात बताओ, आप अपने एम्प्लॉय को अगर कोई गिफ्ट दोगे तो वो तो सैलरी में चला जाएगा ना, वो यहां पे नहीं आएगा, उस पे तो 192 में टीडीएस कट जाएगा। ये तो एम्प्लॉय थोड़ी है, आकाश सर इज नॉट एम्प्लॉय, दे आर द प्रोफेशनल ना। तो अब एक बात समझना, हमने उनको एक बेनिफिट दे दिया, एक गिफ्ट दिया, परक्यूजिट दिया, बेनिफिट दिया, और वो 1 लाख का मोबाइल दिया। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस 1 लाख के बेनिफिट 20,000 से ज्यादा दिया तो हमको इस पे 10% की रेट से क्या काटना पड़ेगा? टीडीएस। कौन सी रेट से? 10%। लेकिन अब आप बोलोगे मोबाइल पे टीडीएस कैसे काटोगे? आप बताओ, आप बताओ मोबाइल पे टीडीएस कैसे काटेंगे? जैसे आपको पता एक लॉटरी वाले फंडे में मैंने बताया था, इसमें क्या होगा, इसमें इसमें 3 चीजें हो सकती है। क्या 3 चीजें हो सकती है? ठीक है, देखो मैं आपको तीनों पॉसिबिलिटी बताता हूं, बेटा थोड़ा सीधा बैठ जाओ करके, ठीक है। हाँ, 3 चीजें हो सकती है। सबसे पहली चीज, मैं आकाश सर को बोलूंगा कि आकाश सर देखो मैं मोबाइल तो दे रहा हूं, बट इस पे ना 10,000 का आ रहा है टीडीएस, क्योंकि आपको बेनिफिट परक्यूजिट दे रहे हैं ड्यूरिंग द बिजनेस। तुम 10,000 हमको दो तब मोबाइल देंगे। तो आकाश सर हमको क्या करेंगे? 10,000 देंगे। क्या देंगे? 10,000। तो आकाश सर ने हमको 10,000 दिया, तो आकाश सर ने यहां पे 10,000 है वो पे किया, 10,000 पे किया। तो 10,000 पे किया हमको, और हमने ये 10,000 है वो गवर्नमेंट को एज अ टीडीएस जमा कराया, और ये 10,000 टीडीएस जमा कराएंगे और फिर आकाश सर को ये मोबाइल दे देंगे, मोबाइल दे देंगे। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, हम आकाश सर को बोलेंगे कि आकाश सर है ना, चुपचाप आप जाके और 10,000 का एडवांस टैक्स भर के आओ। क्या भर के आओ? एडवांस टैक्स। और एडवांस टैक्स भर के आके मुझे चालान बताओ कि तुमने एडवांस टैक्स भरा 10,000, तो मैं मोबाइल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ये दोनों ही चीजें कितनी खराब लगेगी, कितनी अजीब लगेगी। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो और बोले पहले 10,000 दो करके, ठीक है, पहले 10,000 दो, या फिर ऐसा बोलो पहले ना 10,000 भर के आओ तब मोबाइल देंगे, नहीं तो देंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये कितनी अजीब लगेगी। तो इसका एक तीसरा तरीका ये निकाला गवर्नमेंट ने कि अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत अजीब है करके, ठीक है, तो आप एक काम करो, ये जो 1 लाख की वैल्यू का जो आपने गिफ्ट दिया है, इस पे टैक्स आप ही भर दो हमारी जेब से। बट फिर हमारी जेब से टैक्स भरा है, इसका मतलब ये जो 1 लाख की वैल्यू जो दी है ये आफ्टर टैक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उनको मोबाइल दिया, वो 1 लाख का दिया, ये माना जाएगा कि ये 90% के लिए है। तो 100% के लिए कितना आया? 1,11,111। हाँ भाई, इतना आया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को हमारी जेब से टीडीएस कितना भरना पड़ेगा? 11,111 है वो टीडीएस हम गवर्नमेंट को भरेंगे। मतलब फिर हम क्या मानेंगे कि हमने आकाश सर को बेनिफिट 1 लाख का नहीं दिया, हमने बेनिफिट कितने का दिया है? 1,11,111 का बेनिफिट दिया है। मतलब 1,11,111 का बेनिफिट दिया है हमने, 11,000 इनका टीडीएस काटा है और बाकी वाला इनको बेनिफिट दे दिया। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस और नो?
भाई अगर मान लो हम बेयर कर रहे हैं, हम बोलते हैं हम पे करेंगे, तो इसका मतलब भैया हमने उनको 1 लाख दिया या 90% के लिए दिया, फिर क्योंकि हम बोलेंगे टीडीएस हमने काट लिया, तो इसका मतलब ये 1,90,000 के लिए है, तो 100% के लिए 1,11,111 आया, तो 11,111 गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराएंगे और 1 लाख का मोबाइल फोन है वो हम आकाश सर को दे देंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? 194 आर में जो भी दे रखा है रीड कर लो, रीड कर लो। आर को ऐसे याद कैसे याद रखेंगे? एफ आर। आकाश सर एफ आर पढ़ाते हैं, ऐसा ऐसे याद नहीं रहेगा ना। आर को अब तुम इतनी सारी चीजें मैंने याद रखवा ली, अब तुम एक तो तुम याद रखवा लो। ये बोलते रिश्ता होने पे गिफ्ट देते, ऐसा फालतू वाहियात सा की कोई बनाएगा? पहले रीड करो, मैं तब तक दिमाग में सोचता हूं, तब तक मैं दिमाग में सोचता हूं। तुम पहले रीड करो आर को। बेटा रीड करो। अब पढ़ना 90% समझ में नहीं आया। आप अगर किसी को आप 1 लाख दे रहे हो और आप बोल रहे हो टीडीएस हम जमा कराएंगे हमारी जेब से, तो इसका मतलब आप जो दे रहे हो वो 90% के लिए दे रहे हो ना, टीडीएस आपने जमा करा लिया खुद की जेब से। चलो डन। कुछ दिमाग में याद आया? चलिए, मेरे को ये समझ में आ गया कि ऑनलाइन वाले जो है ना इसमें बड़े क्रिएटिव है। ऑनलाइन वालों ने 2 सजेशन दिए हैं और बहुत बढ़िया है। पहला तो कि इसको ऐसे रिवॉर्ड्स याद से रख लो, आर फॉर रिवॉर्ड्स, किसी को आप रिवॉर्ड दे रहे हो करके, ठीक है। या फिर आप उसको आर को ऐसे याद रखो कि रेवड़ी बांट रहे हो। क्या बांट रहे हो? रेवड़ी, ठीक है, रेवड़ी बांट रहे हो करके, ठीक है। आप उसको बिजनेस में रेवड़ी बांट रहे हो, मतलब गिफ्ट वगैरह दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो, परक्यूजिट दे रहे हो, रेवड़ी बांट रहे हो। हाँ, अरविंद केजरीवाल याद आ जाएगा। रेवड़ी बांट रहे हो करके, ठीक है। एक ने तो आर फोर और कुछ बोला बट मैं बोल नहीं सकता, रहने दो। उनकी बुक में बेनिफिट जो दिखेगा वो 1,11,111 दिखेगा और आकाश सर 11,111 का टीडीएस क्रेडिट भी लेंगे। क्या? रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, मुफ्त की रेवड़ी। हम्म। हाँ, यहां पे खड़ा करके डैश पे डैश। चलिए, चलिए, ये बोलता है रिलेशन में गिफ्ट दिया। ये रिवॉर्ड इज बेस्ट, रिवॉर्ड इज बेस्ट, and रेवड़ी इज ऑल्सो बेस्ट। रेवड़ी इज वेरी गुड, नाइस। इट्स कॉल्ड ऑनलाइन क्रिएटिव माइंड्स। चलो बोलो डन। चलिए अब अपन एक बात समझते हैं। आपके टीडीएस में जितनी भी सेक्शन थी वो सब कंप्लीट हो गई, एक को छोड़ के 194 क्यू, और क्यू क्यों है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 194 क्यू को छोड़ के बाकी सब सेक्शन है वो कंप्लीट हो गई। अब हम कुछ मिसलेनियस प्रोविजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिसलेनियस प्रोविजन। बोलो मिसलेनियस प्रोविजन।
चलो मिसलेनियस प्रोविजन में एक चीज ध्यान रखना, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहली चीज तो मिसलेनियस प्रोविजन में सेक्शन 196 ये बोलती है कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो ना, मतलब पेई अगर गवर्नमेंट है या आरबीआई है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है या म्यूचुअल फंड है या न्यू पेंशन ट्रस्ट है, तो उनका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही टीडीएस काट के गवर्नमेंट को ही जमा कराओगे, क्या मतलब। तो गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो, आरबीआई को पेमेंट करते हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को पेमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड को पेमेंट करते हो, न्यू पेंशन ट्रस्ट को पेमेंट करते हो, तो उनका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज इसमें म्यूचुअल फंड का वगैरह टीडीएस क्यों नहीं काटना, क्योंकि उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। उनकी इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट। म्यूचुअल फंड कोई टैक्स नहीं भरता इंडिया में। म्यूचुअल फंड की इनकम, न्यू पेंशन ट्रस्ट की इनकम, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, आरबीआई और गवर्नमेंट, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो इनका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक बात समझना, सीबीडीटी का एक सर्क्यूलर है, वो ये बोलता है कि जब भी किसी भी बिल में अगर जीएसटी का कंपोनेंट है तो जीएसटी वाले पे टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैंने एक बिल दिया और मैंने बिल बनाया, उसमें बिल में मैंने डाला कि प्रोफेशनल फीस जो है वो प्रोफेशनल फीस मान लो 1,00,000 रुपया है और इसमें जीएसटी जोड़ा गया 10,000 का, तो टोटल कितना आया? एक जीएसटी 10 नहीं 18,000 होता है। आपको 18% जीएसटी पढ़ाया जाएगा। जीएसटी मतलब क्या 10% तो रेट ही नहीं होती, 18% रेट होती है, तो जीएसटी 18%, तो 1,18,000 का प्रोफेशनल फीस का बिल है। अब एक बात बताओ, प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटता है? 194J में कटता है। और एक बात बताओ, 194J में अब टीडीएस किस पे कटेगा? क्या पूरे 1,18,000 पे कटेगा या सिर्फ 1,00,000 पे कटेगा? राइट आंसर है सिर्फ 1,00,000 पे कटेगा। 18,000 पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो 1,00,000 पे 10% की रेट से टीडीएस कटेगा एट द रेट 10,000 रुपीज है, वो तुम्हारा टीडीएस आ जाएगा। तो आपको किस पे टीडीएस नहीं काटना है? जो जीएसटी कंपोनेंट है उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है 197 और 197 को बोला जाता है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। क्या बोला जाता है? लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। ये क्या होता है मैं आपको बताऊं, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरे एक बात बताऊं मैं आपको, देखो मैंने आपका बैच पढ़ाया, मैंने पुणे में पढ़ाया, तो पुणे में विशाल सर मुझे पेमेंट करेंगे। अब देखो विशाल सर जो है, वो विशाल सर ने मुझे पेमेंट किया बीबी सर को। अब एक बात बताओ, मुझे विशाल सर ने पेमेंट किया, वो पेमेंट किया मान लो पूरे बैच का मिला के 40,000 रुपया। अब एक बात बताओ, 40,000 रुपया, 40,000 रुपया मुझे पेमेंट किया, तो 40,000 रुपया ये प्रोफेशनल फीस है, प्रोफेशनल फीस है। अब प्रोफेशनल फीस पे मेरा टीडीएस 10% से कटेगा। कौन सी रेट से कटेगा? 10%। 10% मतलब 4,000 टीडीएस काटेंगे। अब एक बात समझना, हुआ क्या पता है तुमको, मैं आपको एक सच बात बोल रहा हूं, मेरे है ना बहुत सारे लॉस है, मेरे बिजनेस के है ना बहुत सारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, पुराने साल के भी बहुत सारे लॉस है, ह्यूज लॉस, ह्यूज लॉस। अब ह्यूज लॉस, तो अब एक बात समझो, ह्यूज लॉस है, तो इस साल मेरी जो इनकम होगी बिजनेस की, वो बिजनेस की इनकम के सामने पुराने लॉस है मैं सेटअप करूंगा, और सेटअप करने के बाद इस साल मेरा टैक्स कुछ भी नहीं आएगा, तो जितना भी मेरा टीडीएस कटा हुआ है वो वापस से मुझे क्रेडिट लेना पड़ेगा, रिफंड लेना पड़ेगा उसका। तो मैं ना इनकम टैक्स वालों को जाके बोलता हूं, इनकम टैक्स वालों को बोलता हूं कि इनकम टैक्स वाले अंकल, एओ को जाके बोलता हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अंकल एओ अंकल देखो है ना, मेरा तो पुराना लॉस है ना, और लॉस है तो मेरा तो इस बार तो इनकम कुछ होगा नहीं, और मेरा तो देखो तो भी लोग तो मुझे पेमेंट कर रहे हैं, वो मेरा टीडीएस काट रहे हैं 10% से, तो आप एक काम करो ना, मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो ना, और सर्टिफिकेट में ऐसा लिख दो कि मेरा टीडीएस नहीं कटना। तो उनको अगर वो लगता है तो वो मुझे एक सर्टिफिकेट देंगे, नो डिडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट या लोअर डिडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट में लिख के दे देंगे कि बीबी सर को कोई भी पेमेंट करेगा तो इनका टीडीएस नहीं काटेगा। तो मैं वो सर्टिफिकेट ले जाके विशाल सर को दूंगा और विशाल सर को बोलूंगा कि विशाल सर आप जो है वो मेरा टीडीएस मत काटो, क्योंकि मेरे पास में सर्टिफिकेट है करके, ठीक है, तो आप मेरा टीडीएस मत काटो, तो वो मेरा टीडीएस नहीं काटेंगे।
यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, तुझे कुछ पता नहीं, तो उसके ऊपर रेपर पे क्या लिखा हुआ है ना वो पढ़ रही है तू करके, ठीक है पागल लड़की। चलो इधर देखो, इधर देखो, ये वो कुरकुरे के पाउच पे कितना, अच्छा इसमें विटामिन कितना लिखा हुआ है, प्रोटीन कितना लिखा हुआ है, इसमें फैट कितना लिखा हुआ है, वो पढ़ रहे हैं। पढ़ना तो है, ये है। चलिए देखिए क्या दे रखा है, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट वेयर असेसी टोटल इनकम और रिसिप्ट ऑफ इनकम इज नॉट लाइबल टू टैक्स और टैक्सेबल एट लोअर रेट इन द करेंट ईयर। इट मे बी ड्यू टू द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, लास्ट ईयर की लॉस की वजह से हो सकता है। Then assessee can apply to AO for issue of certificate for no deduction or lower deduction of TDS if AO is satisfied. इसमें AO satisfied हो जाता है with the application of assessee, then he may issue such certificate. In this case, assessee's TDS will be deducted as per the rate given in the certificate. जैसे उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट में बोला कि इनका TDS मत काटो 0% से, तो विशाल सर मुझे पेमेंट करेंगे तो उस पे TDS नहीं काटेंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, ये 197A करके जो है ना, ये तो आपने भी या आपके घर वालों ने कहीं ना कहीं बैंक में फाइल किया होगा। आपने कभी 15G 15H फॉर्म के बारे में सुना क्या? 15G 15H के बारे में सुना? चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं ना। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। जैसे मेरी मॉम है और मेरी मॉम का इनकम जो है यहां पे सिर्फ एंड सिर्फ बैंक एफडी से इनकम हो रही है। बैंक एफडी, बैंक में एफडी है और वो बैंक में एफडी है मान लो एसबीआई में, और एसबीआई से मेरी मम्मी को इनकम होती है, वो 1 लाख का इंटरेस्ट आता है। क्या आता है? 1 लाख का इंटरेस्ट। और कोई भी इनकम नहीं, सिर्फ 1 लाख का इंटरेस्ट आता है बैंक एफडी पे मम्मी को। मम्मी की एज है 57 ईयर, सीनियर सिटीजन नहीं है, 57 ईयर, 1 लाख का इनकम आ रहा है बैंक एफडी पे। अब एक बात बताओ, मेरी मम्मी की और कुछ भी इनकम नहीं है, सिर्फ एक ही इनकम है, बैंक एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है। तो मुझे बताओ, बैंक तो टीडीएस काटेगी या नहीं काटेगी? काटेगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 194A में कि अगर मान लो 40,000 से ज्यादा बैंक एफडी पे इंटरेस्ट है तो टीडीएस कटेगा एट द रेट 10%। अब एक बात बताओ, मेरी मम्मी का यहां पे टीडीएस 10% की रेट से वो 10,000 काटेंगे, बट मेरी मम्मी की इनकम जो है वो तो 1 लाख ही है ना यार। लास्ट में जाते जाते नेट टैक्सेबल इनकम भी 1 लाख, तो मेरी मम्मी को कोई टैक्स भरना तो आएगा ही नहीं। अब जितना टीडीएस काटा होगा वो वापस से रिफंड लेना पड़ेगा। तो इसमें एक सिस्टम बनाया गया कि अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे इसमें कुछ कुछ ऐसी इनकम है, कौन कौन सी ऐसी इनकम मैं बताऊंगा। अगर जैसे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, तो आप एक काम करो, बैंक को एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो इन द फॉर्म नंबर 15G करके। मेरी मम्मी है, एक बैंक को सेल्फ डिक्लेरेशन देगी और बोलेगी कि मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है तो मेरा टीडीएस मत काटो, तो बैंक जो है वो मेरी मम्मी का यहां पे 1 लाख के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटेगी। ये आपके पेरेंट्स भी ऐसा करते होंगे, आपने अगर देखा होगा कि अगर उनका बैंक में एफडी है और मान लो इंटरेस्ट मिल रहा है और उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, तो हर साल वो एक फॉर्म भरते हैं, दैट इज फॉर्म नंबर 15G का डिक्लेरेशन दे देते हैं, और अगर ये डिक्लेरेशन दे देते हैं तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगी। लेकिन इसमें एक चीज समझना, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ध्यान देना इधर। मान लो मेरी मम्मी को एसबीआई से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट 4 लाख है, मींस इंटरेस्ट 4 लाख है, एंड गाइस उस इंटरेस्ट पे मेरी मम्मी ने क्या किया, डिडक्शन लिया यहां पे एटीसी का, और एटीसी का डिडक्शन 1,50,000 ले लिया, तो मेरी मम्मी की नेट टैक्सेबल इनकम तो 2.5 लाख आ गई। मतलब एक बात बताओ, मेरी मम्मी को यहां पे कोई टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं? नहीं। बट गाइस, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो इनकम मिल रहा है ना, वो इनकम अपने आप में अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा, तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। भले आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है या 3 लाख से कम है, बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख या 3 लाख होती है, तो नेट टैक्सेबल इनकम भले 2.5 लाख या 3 लाख से कम है, लेकिन जो इनकम मिल रही है ना, वो मिल रही है वो खुद ही अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो फिर यहां पे डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, बैंक ये डिक्लेरेशन नहीं लेगी, बैंक ये डिक्लेरेशन नहीं लेगी।
लेकिन एक और चीज समझना, वहीं पे अगर मम्मी सीनियर सिटीजन होती, तो सीनियर सिटीजन मान लो मम्मा का जो एज है वो यहां पे 62 ईयर्स है, तो मम्मी सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में डिक्लेरेशन दी जा सकती है भले आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। तो मैंने जो आपको पढ़ाया उसको एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा रहा हूं कि मैंने क्या पढ़ा है। देखो, आप इसमें कौन कौन सी इनकम इस सेक्शन में कवर होती है कि या तो आपको 192A में पैसा मिलता है, 192A मतलब ईपीएफ का पैसा, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 डिविडेंड, 194A इंटरेस्ट, 194D दलाल इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन, 194DA दैट इज डेथ आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, 194I रेंट एंड 194K म्यूचुअल फंड से कमाई। ये सेक्शन में अगर आपको इनकम मिल रही है और आपकी अगर टोटल इनकम जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, किससे ज्यादा नहीं है? बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक डिक्लेरेशन दे दो। 15G में नॉर्मल पर्सन देगा, सीनियर सिटीजन 15H में देगा कि हमारी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, हमारा टीडीएस मत काटो, तो आगे वाला आपका टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपको जो इनकम मिल रही है वो इनकम इटसेल्फ इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, भले नेट टैक्सेबल इनकम लेस है बट इनकम जो मिल रही है वो इनकम ही अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो फिर आप 15G का डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। बट अगर सीनियर सिटीजन है तो 15H का डिक्लेरेशन दे सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, समझने की कोशिश करिए। देखिए, नॉर्मल पर्सन 15G देता है, सीनियर सिटीजन 15H देता है। चलिए देखिए क्या दे रखा है, डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 15G एंड 15H, वेयर द टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट अदर देन कंपनी फर्म पे ऐसे भी बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता, वेयर द रेजिडेंट पर्सन इनकम इज बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ड्यूरिंग द ईयर, no TDS shall be deducted in this section if assessee furnish a self declaration to the payer in the form number 15G. But exception is benefit will not be available if the income referred to in above section itself is beyond the basic exemption. जो इनकम मिल रहा है वो इनकम ही अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो फिर आप फॉर्म 15G नहीं दे सकते। एग्जांपल लिया है मैंने। However, in case of resident senior citizen, he may furnish the 15H requesting for the non-deduction as long as the tax payable during the year is nil, even by way of the rebate under section 87A. Example जैसे रेंट मिल रहा है कुणाल को, रेंट रिसीव्ड बाय कुणाल इज 3,60,000, तो 194I में जाता है। He has invested 1,20,000 in ATC. Now net taxable income is less than basic exemption. Then also कुणाल कांट फर्निश द 15G। 15G आप नहीं दे सकते क्योंकि आपको इनकम जो मिल रही है वो अपने आप में बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। लेकिन अगर कुणाल सीनियर सिटीजन होता तो वो 15H वाला फॉर्म दे सकता था। अब ये वाला मैं बताऊं सेक्शन कोई ज्यादा एग्जाम के लिए रिलेवेंट है नहीं, एग्जाम में इससे आज तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। चलिए, एक 198 सेक्शन है। एक बात बताओ, आपका जो टीडीएस कटता है वो आपका इनकम है या नहीं? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझाओ मुझे, एग्जाम्पल से समझाओ। जैसे मान लो विशाल सर ने मुझे 40,000 दिया, 40,000 जो है ये प्रोफेशनल फीस है, उस पे टीडीएस कटा है वो 4,000 कटा है, मुझे नेट 36,000 दिया। एक बात बताओ, मैं मेरा इनकम कंप्यूट करते टाइम मेरा पीजीबीपी का इनकम कितना बताऊंगा, 40,000 या 36,000? हाँ, मैं मेरा इनकम कैलकुलेट करते टाइम कितना बताऊंगा? अरे रे रे ये क्या हुआ? बता बता। हाँ, पार्टी के दिन ही, ये पार्टी के दिन ये चलाएंगे, ठीक है? ये पार्टी के दिन इसको चलाएंगे, तो इसको पार्टी के दिन चलाएंगे। ओ ओ
मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी चीज बताओ, आपकी प्रोफेशनल फीस 40 थी, इसमें आपका टीडीएस 4,000 कटा, मुझे मिला 36,000 है, मैं मेरी इनकम में कितना दर्शाऊंगा, 40 या 36? कितने लोग बोलते हैं 36,000? रेज योर हैंड। कितने लोग बोलते हैं 40,000? रेज योर हैंड। राइट आंसर इज 40,000। भाई मेरी इनकम तो 40 है ना यार, उसमें से टैक्स गवर्नमेंट को गया है यार, कैसी बात कर रहे हो यार, डिसअपॉइंट कर दिया तूने दूसरी बार आज। ठीक है, एक बात बता, मुझे 40,000 का इनकम मिल रहा है, उसमें से टेंटेटिव 10,000 गवर्नमेंट को, भाई 4,000 गवर्नमेंट को चला गया, मुझे मिला 36 है, बट अल्टीमेटली मेरी इनकम तो 40,000 है ना यार। इनकम तो मेरी कितनी है? 40,000। कितनी है? 40,000। अब एक बात समझना, तो मैं बताऊं, जितना आपका टीडीएस कटता है वो तुम्हारी इनकम का पार्ट बनता है। किसका पार्ट बनता है? इनकम। और ऐसा मैंने आपको पता है लॉटरी में, आईएफओएस में बताया था, जैसे आपका 1 लाख का लॉटरी लगा और लॉटरी पे टीडीएस कितना कटता है? 30% कटता है। तो मैंने वहां पे ऐसा बताया था कि जैसे 1 लाख 100% के लिए है, आपको कभी ऐसा दे रखा होगा कि नेट विनिंग है आफ्टर टीडीएस 70%, 70,000, तो आपको ऐसा करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके और 1 लाख पे इनकम ले जाना पड़ेगा। पता है, ऐसा बताया था अदर सोर्सेज में। हाँ, थोड़ा बहुत याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 3 साल पहले बताया था। हाँ? चलो, स्मृति 40,000। चलिए, अब एक बात समझो, तो टीडीएस जितना कटता है वो तुम्हारी इनकम माना जाता है। बोलो क्या माना जाता है? इनकम। चलो अब इधर देखो, सब लोग इधर देखो, यहां पे क्या दे रखा है? सेक्शन 198, टीडीएस शेल ऑल्सो बी डीम टू बी द इनकम ऑफ द पेई। ये इनकम माना जाएगा आपका, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला तो टीडीएस पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट। एक बात बताओ, जो नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे एम्प्लॉयर टीडीएस पे करता है वो पता है एग्जेम्प्ट होता है 1010 सीसी में। 2-3 दिन पहले ऐसा एक क्वेश्चन किया था करके, ठीक है, कि 1010 वो बजाज फाइनेंस और परेश वाला एक क्वेश्चन था कि जिसमें बजाज फाइनेंस अपनी पॉकेट से कुछ टैक्स पे कर रहा था, तो वो आपके लिए क्या है? वो एग्जेम्प्ट था। तो वो एक तो आपकी इनकम नहीं बनेगा, और बैंक एक आपके कैश विड्रॉल पे अगर कोई टीडीएस काटेगी 194N में, तो वो आपका इनकम नहीं बनेगा। तो देखो, नॉर्मली जितना टीडीएस कटता है दैट इज पार्ट ऑफ योर इनकम, बट 2 जगह नहीं बनेगा इनकम। एक तो अगर नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया तो, और दूसरा 194N में बैंक ने आपका टीडीएस काटा तो। अब एक बात बताओ, अगर आपका कटा है तो क्रेडिट कौन लेगा? आप ही लोगे भाई। जिसका कटा है टीडीएस, क्रेडिट कौन लेगा? वो ही लेगा। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है, कटा किसी और का है, क्रेडिट कोई और लेगा। एक तो क्लबिंग के केस में। किसके केस में? क्लबिंग। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लो रुचि के हाथ में, रुचि के हस्बैंड की इनकम क्लब हो रही है, तो हस्बैंड का टीडीएस कटा है, बट इनकम किसके हाथ में क्लब हो रही है? रुचि के हाथ में। तो उस टीडीएस का क्रेडिट कौन लेगी? रुचि। कौन लेगी? रुचि। क्रेडिट कौन लेगी? रुचि। रुचि उसका क्रेडिट ले लेगी। तो नॉर्मली तो क्या होता है, देखो, जिसका टीडीएस कटता है उसका क्रेडिट उसी को मिलता है। बोलो, उसी को मिलता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है पता है तुमको? एक एक्सेप्शन क्या है आपको पता है? कि अगर आपका क्लबिंग के केस में अगर टीडीएस जिसका कटा है, क्रेडिट उसको मिलेगा जिसके हाथ में वो इनकम ऐड हो रही है। किसके हाथ में वो ऐड हो रही है? और दूसरा, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे अगर कोई टैक्स है वो एम्प्लॉयर ने भरा। किसने भरा? एम्प्लॉयर ने। तो भी उसका क्रेडिट एम्प्लॉय को मिलेगा। किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, क्या पेज नंबर 190, सेक्शन नंबर 199 पे आइए। देखिए क्या दे रखा है। अरे रुको, टीडीएस क्रेडिट अवेलेबल टू द पर्सन हुज इनकम डिडक्शन इज मेड। मतलब जिसकी इनकम से टीडीएस कटा है, क्रेडिट उसी को मिलेगा। बट इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला, इन केस ऑफ क्लबिंग प्रोविजन, क्रेडिट अवेलेबल टू द पर्सन इन हुज हैंड द इनकम इज अल्टीमेटली टैक्सेबल। एंड दूसरा, इन केस ऑफ टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम ओन पॉकेट, तो भी उसका क्रेडिट एम्प्लॉय को मिल जाएगा। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जो टीडीएस काटते हैं अगले महीने की कौन सी रेट को जमा कराते हैं? हाँ, टीसीएस को एक बार छोड़ दो। टीडीएस जो भी कटेगा अगले महीने की 7 तारीख, बोलो अगले महीने की 7 तारीख,
अगले महीने की 7 तारीख। अरे बोलो अगले महीने की 7 तारीख। लेकिन एक चीज समझना, जो मार्च का टीडीएस रहेगा ना, मार्च का, कौन से महीने का, मार्च का, मार्च का टीडीएस जमा कराना है 30 अप्रैल तक। बोलो कब तक, 30 अप्रैल। नॉर्मली तो क्या होता है, हर महीने का टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख, अगले महीने की 7 तारीख। बट मार्च का टीडीएस आपको कब तक जमा कराना है, तुम्हारा दिमाग हो गया है बंद। एक बात बताओ, नॉर्मली हर महीने का टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख, अगले महीने की 7 तारीख। जैसे अप्रैल का टीडीएस 7 मई, अक्टूबर का टीडीएस 7 नवंबर, दिसंबर का टीडीएस 7 जनवरी, फेब का टीडीएस 7 मार्च, लेकिन मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल, मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल, मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल। ठीक है, तो देखो टीडीएस की ड्यू डेट क्या रहती है, तो टीडीएस की ड्यू डेट रहती है, जो अप्रैल से लेके फरवरी तक टीडीएस कटेगा अगले महीने की 7 तारीख। बोलो अगले महीने की 7 तारीख। और जो मार्च का टीडीएस रहेगा वो 30 अप्रैल। बट एक बात बताऊं, मेरी वाइफ ने अगर टीडीएस काटा वो 3 सेक्शन में, 194 IA, 194 IB और 194 M। IA मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े लिया, M मतलब वो मिक्स ऑफ सेक्शन। तो मेरी वाइफ को टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना है अगले महीने के 30 दिन में। कितने दिन में, अगले महीने के 30 दिन में, अगले महीने के 30 दिन में। ये समझा कि नहीं समझा, चलिए चलो अब एक काम करते हैं। हाँ 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 हाँ, बस बस हम आगे पढ़ा ही नहीं रहे, बस हो गया। अब एक बात बताओ, ऐसा क्यों मार्च का टीडीएस के लिए आराम से टाइम दिया है कि आराम से जमा करो, आराम। मार्च में काम बहुत होता है ना, तो बोला आराम से 30 अप्रैल तक। आपकी बुक में, ए भाई फालतू बात मत करो, मैं ना क्वेश्चन कौन कौन से हो गए वो बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक सब हो गए। 12वां कल मैं कराऊंगा, कल कराएंगे, मैं कराऊंगा कल, ठीक है। और 12 के बाद 13वां कल मैं कराऊंगा, 13वां मैं कराऊंगा। 14 हो गया, 15 हो गया। 15 का जो पॉइंट कल नहीं किया था वो आज कर लेना, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट जो नहीं किया था आज कर लेना, कि एक को टेक्निकल फीस दी 25,000 की, रॉयल्टी दी 20,000 की, टीडीएस कटेगा या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए होमवर्क में, 16 लिखिए होमवर्क में, 17 लिखिए होमवर्क में, 18 लिखिए होमवर्क में। 19 हो गया था, हाँ हाँ 18 भी हो गया था क्या। 20 लिखिए होमवर्क में, 21, 22 लिखिए होमवर्क में, और 22 लिखिए होमवर्क में। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, कौन कौन से, जो मैं कराऊंगा। 2 क्वेश्चन बचे हैं, कौन कौन से, 12 एंड 13। 12 एंड 13 को छोड़ के बाकी जितने भी होमवर्क में 3-4 क्वेश्चन ही है, बाकी सब हो चुका है, ठीक है। 12, 13 को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आप करके आएंगे, बट ऐसा कुछ बड़े बड़े आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये बार बार बोल रहा है, 15 का पॉइंट नंबर 4 बता दो। 15 का पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, ए भाई प्लीज। Payment of 2 lakh made to Mr. A for purchase of diaries made according to the specification of the S Limited. However, material आपने सप्लाई नहीं किया। एक बात बताओ, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनवाते हो और मटेरियल, वो सोफा वाला एग्जांपल, कि सोफा बनवाया, मटेरियल आपने सप्लाई किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। और अगर वो सोफा बनवाने के लिए मटेरियल आपने सप्लाई नहीं किया तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, वो परचेज सेल में आएगा।